हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में अपन एंगल ऑफ इंटरसेक्शन कर रहे थे, है ना। हाँ, मैंने होमवर्क दिया था लेकिन अब उसमें ठीक है सच कुछ ज़्यादा डिस्कशन का था नहीं। एक्सरसाइज 1 लेवल 1 में, और मैं एनसीईआरटी भी डिस्कस करूँगा, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूँगा तुम्हारी टेंजेंट नॉर्मल वाली, ठीक है ना। अभी उसमें कुछ रिलेटेड और कुछ कॉन्सेप्ट्स है जो भी अपने कवर करने हैं एक्सरसाइज को करने के लिए, ठीक है। तो पहले अपन आज उनको कवर करते हैं, देन जो भी अपनी अपकमिंग क्लास नेक्स्ट क्लास है उसमें अपन डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। तो तब तक तुम अपना काम कंप्लीट कर लेना, ठीक है। तो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन हम लोग कर रहे थे, राइट, वो कंप्लीट भी हो गया था, सही है। अब नेक्स्ट इसमें आएगा अगेन एंगल ऑफ इंटरसेक्शन से रिलेटेड ही कुछ और टर्म्स हैं, उनको और समझना है अपने को, ठीक है ना। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो आप लोग, आइसोगोनल कर्व। ठीक है, अब अपने को समझना है आइसोगोनल कर्व क्या होता है, ठीक है ना। तो आइसोगोनल कर्व का मतलब यह है कि अगर दो कर्व तुम्हारे इंटरसेक्ट करते हैं तो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन एट ईच कॉमन पॉइंट शुड बी सेम। आइसोगोनल कर्व का मतलब क्या हो गया कि एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स एट ईच कॉमन पॉइंट शुड बी सेम। ठीक है, तो इस टाइप के कर्व को अपन कहते हैं आइसोगोनल कर्व। यानी अगर दो कर्व जितनी जगह में इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो सारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे, यानी कॉमन पॉइंट बोल रहा है, जितने भी कॉमन पॉइंट है, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व एट ईच कॉमन पॉइंट शुड बी सेम। तो इसका अगर अपन एग्जाम्पल देखें ऐसे कैसे कर्व में, तो बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कि y इक्वल टू साइन एक्स एंड y इक्वल टू कॉस एक्स। ये जो दोनों कर्व हैं ये आइसोगोनल कर्व हैं। तुम इनका जब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालोगे, सारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर अगर तुम इनका dy बाई डी एक्स वही tan थीटा m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 से कैलकुलेट करोगे तो विल गेट सेम, ठीक है। तो अगर कहीं ये टर्म आ जाएगी आइसोगोनल कर्व तो वहाँ अपने को कंफ्यूज नहीं होना है, वहाँ अपने को एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि आइसोगोनल कर्व का क्या मतलब होता है, ठीक है। देन वैसे पता भी होगा लेकिन फिर भी एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल्स, एक फॉर्मूला होता है, ये भी मैं वापस रिपीट करा देता हूँ। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल्स, अगर दो सर्कल इंटरसेक्ट करते हैं तो उनके बिटवीन एंगल ऑफ इंटरसेक्शन का क्या फॉर्मूला है, ठीक है ना। तो ये ऐसे समझो, एक सर्कल ये आपका, एक सर्कल ये है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर कोई टेंजेंट ली और ठीक है इधर कोई टेंजेंट ली मैंने, ठीक है ना। तो यहाँ जो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन है वो इनकी टेंजेंट के बिटवीन निकालूं या मैं इनकी रेडियस नॉर्मल के बिटवीन निकालूं, ठीक है ना। ये इसमें मैंने ज्वाइन किया, ये एंगल थीटा है ना, ये लेट से r1 है, ये r2 है। तो cos थीटा आएगा आपके पास में r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपॉन 2r1 r2, ठीक है। तो अच्छा ये d क्या है, ये इनके दोनों के सेंटर हैं C1 C2, सो दिस इज द d, ये अपनी डिस्टेंस होती है। सो cos थीटा इक्वल टू r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपॉन 2r1 r2, ये अपने cos थीटा का फॉर्मूला याद रखना है, क्लियर है। ये दो सर्कल के बिटवीन डिस्टेंस का एंगल का फॉर्मूला है, याद रखो। ये पहले मैंने सर्कल में कराया भी था, तो मैं जब सर्कल पढ़ाया हुआ है वहाँ याद भी होगा, लेकिन फिर भी अगर भूल गए तो मैंने अगेन लिख दिया है। cos थीटा इक्वल टू ये होता है, r1 फर्स्ट सर्कल की रेडियस है, r2 सेकेंड सर्कल की रेडियस है, d क्या है, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, नोट कर सकते हो। d यहाँ पर क्या पॉइंट कर रहा है, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, ठीक है, ओके। और सिमिलरली एक और मैंने लिखाया था, तुम्हें याद हो कि एंगल बिटवीन लाइन एंड सर्कल, तो ये क्या होता है ये भी देख लो, एंगल बिटवीन लाइन एंड सर्कल। तो ऐसे समझो कि जैसे ये सर्कल है और ये कोई लाइन है, अब ये लाइन ने सर्कल को इंटरसेक्ट करी है, तो इंटरसेक्ट करते हैं अगर दो कर्व तो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन तो डिफाइन होता है। अब तुम्हें अगर याद हो कि लाइन की तो टेंजेंट लाइन इटसेल्फ है, हम एंगल बिटवीन टेंजेंट्स को ही एंगल बिटवीन कर्व कहते हैं। यहाँ ऑफ कोर्स मैंने नॉर्मल के बिटवीन निकाला है, लेकिन वो अगेन एंगल बिटवीन टेंजेंट ही है, ठीक है। ये कहानी मैं सर्कल में समझा चुका हूँ, इसलिए मैं दोबारा नहीं रिपीट कर रहा हूँ, अब भी बस फॉर्मूला याद रखना है तुम्हें, ठीक है। अब तुम ऐसे समझो, इस पॉइंट पे मैंने टेंजेंट ली सर्कल के लिए, तो और इस लाइन की तो लाइन की टेंजेंट खुद है, तो अब इस टेंजेंट
और इस लाइन के बिटवीन जो एंगल है ये थीटा अपने को फाइंड करना है। ठीक है, ये हमारा सर्कल का सेंटर है, मैंने इसको इससे ज्वाइन करा दिया, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ठीक है, ये सी सेंटर है, मान लो ये एम है, ये कोई पॉइंट पी है। अब तुम्हें एक कहानी समझनी पड़ेगी कि ये टेंजेंट है, टेंजेंट से अगर मैंने सेंटर से रेडियस ड्रॉ की तो टेंजेंट में परपेंडिकुलर होती है। तो ये थीटा है, ये 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा आया, तो ये थीटा आ गया, थीटा आ गया। ठीक है, ये मान लो लेंथ पी है कोई, है ना, पी स्मॉल पी है, और ये कोई रेडियस है, तो यहाँ से अपन कॉस थीटा क्या कह सकते हैं, दैट इज पी अपॉन आर। तो ये थीटा और ये थीटा सेम हो गया। अब पी क्या हो गया, पी इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू द लाइन। ठीक है ना, पी क्या है यहाँ पर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू द लाइन एल, आर रेडियस है। लेकिन ये एंगल ऑफ इंटरसेक्शन डिफाइन तभी होगा जब ये इंटरसेक्ट करेंगे। तो ऑफ कोर्स अगर ये लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेगी तो ये p रेडियस से बड़ा आ जाएगा, तो cos थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाएगी। तो cos थीटा जैसे ग्रेटर देन 1 हुआ तो वहाँ से दिमाग में आ जाना चाहिए कि लाइन और सर्कल तो इंटरसेक्ट नहीं करने वाले हैं। ऐसा भी हो सकता है कि ये जो p 0 हो जाए, यानी ये लाइन इसी से पास कर जाए, लाइन यहीं से पास कर जाए। ठीक है ना, तो अगर cos थीटा की वैल्यू 0 आ गई, इट मीन्स लाइन पासेज थ्रू सेंटर। ठीक है, अब सो दिस वाज आइसोगोनल कर्व, और ये मैंने कोई 2 रिजल्ट लिखा है, ये ध्यान रखने हैं अपने को, है ना। अब नेक्स्ट आता है इसमें ऑर्थोगोनल कर्व, उसको भी डालो हेडिंग, है ना। ऑर्थोगोनल कर्व, ठीक है। अब ऑर्थोगोनल कर्व समझना है अपने को, ऑर्थोगोनल कर्व क्या होता है ना। पहले भी ये टर्मिनोलॉजी सुनी होगी तुमने, ऑर्थोगोनल, है ना। ऑर्थोगोनल कर्व का मतलब है कि अगर कोई भी 2 कर्व इंटरसेक्ट कर रहे हैं और अगर एंगल ऑफ इंटरसेक्शन उनके बिटवीन एट ईच एंड एवरी कॉमन पॉइंट 90 डिग्री है तो ऑर्थोगोनल कर्व होते हैं। क्या बोला मैंने, ठीक है, लिखो देखो कि लाइक इफ एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 कर्व्स एट ईच common point is 90 degree, then curves are orthogonal। तो अब क्या समझ में आना चाहिए कि एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 कर्व्स एट ईच कॉमन पॉइंट, यानी जितनी जगह वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं और अगर एंगल ऑफ इंटरसेक्शन सारे पॉइंट्स पर 90 डिग्री आ रहा है तो अपन कहेंगे कि वो कर्व हमारे ऑर्थोगोनल कर्व होते हैं। ठीक है, यहाँ तक सही है, ओके। अब इसमें नोट करके लिख लो कि लाइक फर्स्ट पॉइंट है, इफ 2 सर्कल्स आर ऑर्थोगोनल देन r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर। और ये कंडीशन ऐसे भी होती है 2g1 g2 प्लस 2f1 f2 इक्वल टू c1 प्लस c2। तो कंडीशंस हैं, ध्यान रखनी है। r1 को तुम रिप्लेस करोगे तो समझ जाओ क्या आने वाला है, r2 रिप्लेस करोगे डी स्क्वायर को जब इक्वेट करोगे यू विल गेट दिस टाइप ऑफ टर्म्स, राइट। ठीक है। अब सेकेंड नोट क्या है, if a line is orthogonal to a circle then it passes through its center। ये अभी समझ में भी आ गया होगा तुम्हें। तो अगर क्वेश्चन में ऐसा बोल दे कि एक लाइन एक सर्कल के ऑर्थोगोनल है, इसका मतलब उसके सेंटर से पास करती है और इट विल बी इट्स नॉर्मल, तो लाइन उस सर्कल की नॉर्मल होगी। तो ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट हैं जो अपने को क्वेश्चंस में हेल्प करने वाले हैं, याद रखने अपने को, ठीक है ना। तो ये ऑर्थोगोनलिटी थी, वो आइसोगोनल था, और एंगल ऑफ इंटरसेक्शन पहले मैंने सिखा दिया है तुम्हें, ठीक है ना। तो कहानी तो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन से आने वाली, लेकिन ये उसके स्पेशल केस हो गए कि कब वो ऑर्थोगोनल बन जाएगा, कब वो आइसोगोनल कर्व बन जाएगा। तो अगेन tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, अगर कर्व ऑर्थोगोनल तो उसी tan थीटा को लगाना है। ये सर्कल और लाइन तो स्पेशल केस हो गए उसके, बाकी क्वेश्चन तो उसी tan थीटा से ही सॉल्व होने वाले हैं, ठीक है।
ओके, अब एक और नोट लिखो। नोट क्या, बस जस्ट ऐसी पॉइंट है कि लाइक समटाइम्स इट इज नॉट necessary, sometimes it's not necessary to find point of intersection in case of orthogonality। यानी ये अपने सब क्या कह रहा है कि जैसे जनरली मैंने तुम्हें क्या बोला था कि अगर अपने को एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है तो अपने को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो चाहिए दोनों करूँगा, सही है ना। लेकिन ये अब इसने एक नोट दे दिया कि इन केस ऑफ ऑर्थोगोनलिटी कई बार अपने को पॉइंट निकालने की रिक्वायरमेंट होगी ही नहीं, है ना। तो ये थोड़ा सा तुम्हें ध्यान रखना है भाई कि अगर ऑर्थोगोनलिटी का क्वेश्चन आ जाए तो रादर देन फाइंडिंग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, हो सकता है करो बहुत टिपिकल टाइप दे रखे हों और उनका एंगल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना टिपिकल हो, तो दिमाग में आ जाना चाहिए कि हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की इसका मतलब ज़रूरत ही नहीं है, किसी और तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है, ठीक है ना। तो अब तो मैंने लिखा भी दिया है, बाकी ध्यान रखना है अपने को। तो अब एक चीज़ और लिखा देता हूँ कि लाइक फॉर ऑर्थोगोनलिटी कंडीशन क्या है, कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनलिटी, ये भी लिख लो। tan थीटा का फॉर्मूला मैंने तुम्हें क्या बताया था, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ये मॉड है ना। जैसे ही ऑर्थोगोनल हुए इसका मतलब थीटा तो पाई बाई 2 है, थीटा पाई बाई 2 इसका मतलब ये जीरो होना चाहिए, ये जीरो होना चाहिए। तो क्या कंडीशन आएगी, m1 m2 शुड बी इक्वल टू -1। यानी अगर दो कर्व ऑर्थोगोनल हैं तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट शुड बी इक्वल टू -1। इतनी सी बात अपने को दिमाग में रखनी है, ठीक है ना। अब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा बेस्ड ऑन ऑर्थोगोनलिटी, तो मैं ट्राई करने और फिर अपने सॉल्यूशन मैच करने, ठीक है यहाँ तक। चलो, है ना, अब करते हैं भाई। तो मान लो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा लिया कि लाइक प्रूव दैट y स्क्वायर इक्वल टू 4ax एंड y इक्वल टू e रेस टू माइनस एक्स अपॉन 2a। प्रूव दैट y स्क्वायर इक्वल टू 4ax एंड y इक्वल टू e रेस टू माइनस एक्स अपॉन 2a आर ऑर्थोगोनल कर्व। ये अपने को प्रूव करना है कि y स्क्वायर इक्वल टू 4ax एंड y इक्वल टू e रेस टू माइनस एक्स अपॉन 2a वो ऑर्थोगोनल कर्व होने वाले हैं, ठीक है भाई। अब इसको देखते हैं अपन, इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं। अब ध्यान देना, इसको पहले समझ लो, ठीक है ना। सो मैं ऐसे सॉल्व कर रहा हूँ कि लेट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज x1, y1 और प्रूव क्या करना है अपने को कि m1 m2 इक्वल टू -1 अगर आ जाए तो प्रूव हो जाएगा। मैंने फर्स्ट कर्व को डिफ्रेंशिएट किया तो 2y y डैश इक्वल टू क्या आया 4a और आई कैन से y डैश इक्वल टू a अपॉन 2a अपॉन y। अब y तो y1 है तो यहाँ से मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि आपके पास जो m1 आया दैट इज 2a अपॉन y1 आया, ठीक है। बैठ रही बात समझ में, ठीक। सेकेंड कर्व को अपन डिफ्रेंशिएट करते हैं, y डैश इक्वल टू -1 अपॉन 2a ई रेस टू माइनस एक्स अपॉन 2a आने वाला है। अब मुझे तो स्लोप x1 y1 कॉमन पॉइंट पे चाहिए, सो आई कैन से यहाँ से कि जो m2 आएगा आपका दैट इज -1 अपॉन 2a ई रेस टू माइनस x1 अपॉन 2a आ गया। अब सीखने वाली बात ये है कि ये तो चलो 2a अपॉन y1 आ रहा है, अब मुझे पता है कि x1 y1 इस कर्व को सेटिस्फाई करता है, सो दिस y1 कैन बी रिप्लेस एज ई रेस टू माइनस x1 अपॉन 2a। यानी मैं इस ई रेस टू माइनस x1 अपॉन 2a को क्या रिप्लेस कर सकता हूँ y1। तो यहाँ से अब तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कि m2 तुम्हारा क्या आ गया -y1 अपॉन 2a आ गया। अब m1 m2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सो m1 m2 क्या है 2a अपॉन y1 इंटू -y1 अपॉन 2a इक्वल टू -1, ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन अब मैं तुम्हें दे रहा हूँ, तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा यार, बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है, थोड़ी कैलकुलेशन ज़रूर होती है, अब तुम ट्राई करोगे ना। तो मान लो ये मैंने y स्क्वायर इक्वल टू 4x लिया, अब मैं तुम्हें थोड़ा सा ऐसे दे देता हूँ कि लाइक ऐसा लिख लो, प्रूव दैट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर एंड एक्स वाई इक्वल टू ए स्क्वायर आर ऑर्थोगोनल।
चलो एक बार इसको प्रूव करके बताओ कि ये दोनों कर्व ऑर्थोगोनल हैं। देखो ट्राई करो। तो कैसे करेंगे बताओ? सिंपल लॉजिक है, जैसे समझाया वैसे ही बस फॉलो करते चलो, है ना। सो मैं कैसे करता हूँ, पहले वाले को डिफ्रेंशिएट किया हमने 2x माइनस 2y इक्वल टू 0, तो y डैश भी आएगा। सो y डैश इज नथिंग बट क्या, x अपॉन y और दैट इज x1 अपॉन y1, इसको अपन ने m1 बोल दिया, ठीक है। सिमिलरली इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं अपन, तो ये क्या आने वाला है, y प्लस एक्स वाई डैश इक्वल टू 0 और y डैश इज माइनस वाई अपॉन एक्स, और कॉमन पॉइंट मैंने x1 y1 लिया हुआ है, ये आपका m2 आ गया। अब m1 इंटू m2 करना है अपने को, तो m1 m2 कितना आ रहा है, x1 अपॉन y1 इंटू माइनस y1 अपॉन x1, तुमने देखा है -1 आ गया, हैंस कर्व्स आर ऑर्थोगोनल। तो इतना ये सिंपल सा ये एक लॉजिक है, ठीक है। तो अब तो आई थिंक समझ में आ रहा होगा अपने को कैसे करना है। एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, ट्राई करो। तो मैंने इनमें किसी भी कर्व में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं निकाला है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने बैठोगे तो टिपिकल हो जाएगा। तो ऑर्थोगोनलिटी के केस में जरूर ध्यान रखना है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के बिना भी कर्व सॉल्व हो जाएगा। ऐसा हमेशा हो ऐसा जरूरी नहीं है ना। मान लो, चलो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं कि लाइक अगेन वही ऐसा ही ले लेते हैं, प्रूव दैट एक्स क्यूब प्लस पी एक्स वाई, ऐसा करो इसमें ना, थोड़ा चेंज करते हैं। फाइंड पी इफ कर्व एक्स क्यूब प्लस पी एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू -2 एंड 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब इक्वल टू 2 आर ऑर्थोगोनल। अब इस बार तुम्हें उसने बोला कि कर्व ऑर्थोगोनल हैं, पहले अपन प्रूव कर रहे थे। अगर ऑर्थोगोनल हैं तो इस पी को बताओ ये पी क्या होने वाला है। तो एक बार ट्राई करो देखें, ठीक है। तो कैसे करेंगे अपन, वही सेम फंडा है अपना था ना, लेट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज x1, y1। अच्छा, अब किसी बच्चे के दिमाग में ये आ रहा हो कि सर हो सकता है तो एक से ज़्यादा जगह इंटरसेक्ट कर रहे थे, तो अपन x1 y1 एक ही पॉइंट क्यों ले रहे हैं। अरे वो अपने आप कैलकुलेशन हो जाएगी यार, है ना, हमें तो एक पॉइंट लेके करना है। अब अगर उसके और पॉइंट आ रहे होंगे तो अपने आप ये हैंडल करेगा उस चीज़ को, तो उससे कन्फ्यूज नहीं होना है अपने को। तो हमने तो एक कॉमन पॉइंट ले लिया जो दोनों कर्व पे लाई करता है, x1 y1। अब इसके अबाउट में डिफ्रेंशिएट करूँगा। तो मैंने फर्स्ट वाले को डिफ्रेंशिएट किया तो कैसा आएगा अपने पास में, 3x स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर प्लस 2px वाई डैश इक्वल टू 0। सो वाई डैश कैसा आ रहा है बताओ, दैट इज -3x स्क्वायर माइनस पी वाई स्क्वायर अपॉन 2pxy और x1 y1, तो मैं यहीं x1 y1 डाल रहा हूँ, ये आपका m1 आ गया। दूसरे कर्व को भी डिफ्रेंशिएट करते हैं अपन, ठीक है। और ये x1 y1 इसको भी सेटिस्फाई करेगा ना, ये ध्यान रखना भाई, थोड़ा सा ये कैलकुलेशन अपने को यूज करनी पड़ेगी। मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ तो अपने पास 6xy प्लस 3x स्क्वायर वाई डैश माइनस ये अपने पास में क्या हो गया, 6xy आ गया, देन 3x स्क्वायर वाई डैश, देन माइनस वाई क्यूब का आ गया 3y स्क्वायर वाई डैश इक्वल टू 0। यहाँ से अपन वाई डैश कैलकुलेट करते हैं, तो वाई डैश अपने पास कितना आ रहा है, दैट इज 6xy अपॉन 3y स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, और मैं कह सकता हूँ 3 कॉमन लेके कैंसिल कर दूँ, x1 y1 पुट कर देता हूँ, तो 2x1 y1 अपॉन दैट इज y1 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, ये आपका m2 आ गया। इसको मैंने सेकंड इक्वेशन बोल दिया, सही है। अब अपने को m1 m2 इक्वल टू -1 तो गिवन है, उसने ऑर्थोगोनल कर्व बोला हुआ है, सो m1 m2 इक्वल टू -1 ये अपने को गिवन है, ठीक है। अब मैं m1 की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट करता हूँ, m2 की भी, तो मैंने यहाँ माइनस कॉमन लिया, तो ये 3x1 स्क्वायर प्लस py1 स्क्वायर अपॉन दैट इज 2px1 y1 इंटू इस वाले को पुट करो, दैट इज 2x1 y1 अपॉन y1 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर इक्वल टू -1, माइनस माइनस चला गया, 2x1 y1 कैंसिल हो गया, ठीक है। p बचेगा यहाँ पर ना। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया अपन ने, है ना, तो क्या आ रहा है अपने पास में, देखो ये आ गया 3x1 स्क्वायर प्लस py1 स्क्वायर,
इक्वल टू पी वाई वन स्क्वायर माइनस पी एक्स वन स्क्वायर, ये तो चला गया। अब ये आ गया आपके पास 3 प्लस पी एक्स वन स्क्वायर इक्वल टू 0। अब एक्स वन तो कोई पॉइंट है ना, सो इट मीन्स 3 प्लस पी इक्वल टू 0, यानी पी इक्वल टू -3। आपको इसका आंसर आना चाहिए कि अगर ये दो कर्व ऑर्थोगोनल है तो पी इसका क्या आएगा, -3 आएगा। तो वो भी क्या होगा तुम लोगों से भी। तो ये ऑर्थोगोनलिटी के सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं, बस कंडीशन ध्यान रखनी है, m1 m2 इक्वल टू -1 लगाना होता है। मैंने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किसी भी कर्व में कैलकुलेट नहीं किया है, तो ट्राई टू अवॉइड दैट, अदरवाइज कैलकुलेशन थोड़ी टिपिकल हो जाएगी ना कि अपने को कर्व सिंप्लीफाई करने पड़ जाएंगे। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में मूव करेंगे। नेक्स्ट अपने पास में नेक्स्ट हेडिंग डालो कि लाइक इफ टू कर्व्स टच ईच अदर। हमने क्या है कि सारे लाइक छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको अलग अलग हेडिंग में मैंने ब्रेक किया हुआ है, जिससे कि अपने को याद रहे कि एग्जैक्टली इस केस में अपने को क्या करना है, इस केस में अपने को क्या करना है। अब कभी ऐसा क्वेश्चन बोल दे कि यार ये दो कर्व हैं, ये दोनों टच करते हैं एक दूसरे को, तो फिर कुछ कंडीशन निकालेंगे। जैसे उसने कहा कि दो कर्व टच करते हैं एक दूसरे को, इसका मतलब एंगल बिटवीन देयर टेंजेंट्स, एंगल बिटवीन देयर टेंजेंट्स क्या हो जाना चाहिए बताओ, टेंजेंट्स शुड बी 0। तो एंगल बिटवीन टेंजेंट तो 0 ही आएगा भाई, क्यों? क्योंकि एक ही टेंजेंट बन जाएगी उस केस में, तो दोनों लाइन ओवरलैपिंग हो गई, तो ओवरलैपिंग लाइन हो गई तो उनके बिटवीन एंगल तो 0 आने वाला है। ठीक है, अब मान लो मेरे पास में ये दो कर्व है, एक कर्व ये, एक कर्व ये मान लो y इक्वल टू एफ एक्स है, ये कुछ y इक्वल टू जी एक्स है। ये पॉइंट ऑफ जिसमें वो टच करते हैं ना, ये x1, y1 है। तो अब अगर अपने को टच करें तो क्या कंपलसरी कंडीशन अपने को लगानी जिससे क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है ना। तो क्या कंडीशन लगाएंगे अपन? फर्स्ट कंडीशन आप लगाओगे कि f ऑफ x1 शुड बी इक्वल टू g ऑफ x1। क्यों? जो x1 y1 पॉइंट है वो दोनों कर्व को सेटिस्फाई करना चाहिए अगर टच करते हैं तो। पहली कंडीशन ये हो गई। सेकंड कंडीशन कि अगर टेंजेंट ही कॉमन हो गई दोनों की तो उसका स्लोप सेम आना चाहिए। ठीक है ना, ये बोला है मैंने, इफ एंगल बिटवीन देयर टेंजेंट शुड बी 0। शुड बी 0 का मतलब कि m1 माइनस m2, जो टेन थीटा का फॉर्मूला था, क्या था टेन थीटा का फॉर्मूला? m1 माइनस m2 अपन 1 प्लस m1 m2। अब अगर m1 और m2 दोनों सेम हो गए तो न्यूमरेटर 0 हो गया, इसका मतलब टेन थीटा 0 हो गया। तो इसका मतलब m1 इक्वल टू m2 होना चाहिए। तो सेकंड जो कंडीशन आपको लगानी है दैट इज f डैश x1 शुड बी इक्वल टू g डैश x1, यानी दोनों कर्व का उस कॉमन पॉइंट पे स्लोप हैज टू बी सेम। ये बहुत काम की दोनों कंडीशन, इसी से क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है, तो ध्यान रखनी है अपने को। ठीक है ना, तो कभी भी अगर ऐसा आ जाए कि ये दो कर्व हैं, ये दो कर्व एक दूसरे को टच करते हैं, इट मीन्स पहली कंडीशन एफ एक्स वन शुड बी इक्वल टू जी ऑफ x1 एंड सेकंड कंडीशन एफ डैश x1 मस्ट बी इक्वल टू जी डैश x1। इससे तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब अपन चलो इसका मैं क्वेश्चन करा देता हूँ। मान लो कि लाइक प्रूव दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 8 एंड एक्स वाई इक्वल टू 4 टच ईच अदर, टच ईच अदर। ठीक है, तो ये एक मैंने क्वेश्चन दिया, एक बार ट्राई करो, देख कैसे तुम इसको प्रूव कर सकते हो। अपने को दो कर्व दे रखे हैं और अब ये तुम्हें प्रूव करने हैं कि ये दोनों कर्व एक दूसरे को टच करते हैं। ठीक है ना, तो पहले तो मेरे को इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। कोई भी दो कर्व उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने का क्या तरीका है कि भाई सोल्व करना पड़ेगा मेरे को दोनों को, सही है ना। सो फर्स्ट स्टेप तो अपने पास में क्या आएगी कि लाइक फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये पॉइंट ऑफ टच आएगा, वो अपने को चेक करना पड़ेगा। ठीक है ना, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आने वाला है, दोनों टच करने वाले हैं। तो यहां से तुम देखो ये जो एक्स वाई इक्वल टू 4 है, मैं आई कैन रिप्लेस वाई एज 4 अपॉन एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट। तो अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस दैट इज 16 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8। एक्स स्क्वायर को अपन ने टी ले लिया, सो दैट इज टी स्क्वायर माइनस 8t प्लस 16 इक्वल टू 0 और दैट इज t माइनस 4 होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो t इक्वल टू तो 4 आया, t इक्वल टू 4 का मतलब एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 आया। तो x की वैल्यू 2 हो सकती है और -2। जब x 2 है तो y भी 2 है
और -2 है तो y भी -2 है। तो पॉइंट क्या आ गया यहाँ पे पास में, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आए अभी, टच करेगा नहीं करेगा अभी चेक करना है अपने को, ठीक है ना। सो दैट इज 2,2 एंड -2, ठीक है भाई। अब ये तो फर्स्ट कंडीशन करी मैंने, f(x1 = g(x1) किया, सही है। अब हमें f'(x1 = g'(x1) चाहिए, वहाँ से अपने को पता लगेगा कि टच कर रहे नहीं कर रहे, स्लोप मेरा सेम आना चाहिए। सो फर्स्ट वाले को डिफ्रेंशिएट किया तुमने, तो 2x + 2y y' = 0, तो y' कैसा आएगा बताओ, दैट इज -x1/y1, ठीक है। अब x1 y1 तो निकाल लिया मैंने। सो अगर मैं इसमें 2,2 पुट करता हूँ तो भी -1 आ रहा है, और -2 को -2 पुट करूँगा तो ये m1 आ गया। दोनों में इसमें तो सेम स्लोप आ रहा है। अब m2 भी यही आना चाहिए, तो इसका मतलब टच करने वाले हैं ना। तो सेकंड करूँगा, आप डिफ्रेंशिएट करो, y + x y' = 0। तो यहाँ से जो y' आया दैट इज -y1/x1। इसमें भी आप x1 y1 पुट करो, यू विल गेट -1। ये m2 बोल दिया मैंने। तो यहाँ से तो हैंस m1 = m2, सो इट मीन्स कर्व्स टच ईच अदर। देखो अकेले m1 = m2 से अभी किसी बच्चे के दिमाग मारा होगा कि सर मैं सीधा m1 = m2 कर लेता। अकेले m1 = m2 से काम नहीं चलने वाला है। सेम स्लोप की टेंजेंट तो कहीं भी एग्जिस्ट कर सकती है, दो अलग अलग कर्व की, कॉमन पॉइंट पे सेम आना चाहिए। हमने पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला, ये इनका कॉमन पॉइंट है जो दोनों कर्व को सेटिस्फाई कर रहा है। इस पे दोनों कर्व का स्लोप सेम आया है, देन ओनली आई कैन से कि ये दोनों कर्व टच करने वाले हैं। ओके, चलो अब एक क्वेश्चन और करो। ठीक है, मान लो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं अपन ना। मैंने ऐसा कहा कि लाइक फाइंड के इफ द कर्व्स टच ईच अदर, और मैंने तुम्हें दो कर्व दे दिए, मान लो ऐसा देता हूँ कि y = e⁻x एंड y = kx, और सेकंड अपन ले लेते हैं कुछ y = ln(x) और y = kx²। तो फाइंड के इफ दीज टू कर्व टच ईच अदर। तो भाई के की वैल्यू निकालनी है। अब देखते हैं कौन आंसर निकालता है तुम में से, कितना तुम्हें समझ में आया है। आराम से कैलकुलेट करो, सीखना है अपने को, ठीक है। देखो तो सेम कहानी, लेट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मैंने कुछ x1, y1 ले लिया, तो y1 की वैल्यू तो e⁻x1 आ रही है, एंड दूसरे वाले में y1 = kx1 आ रहा है। तो एक रिलेशन तो ये आ गया कि kx1 = kx1 टाइप होना चाहिए, ठीक है। दूसरा कुछ डिफ्रेंसिएशन से आएगा, डिफ्रेंशिएट किया मैंने, सो y' = e⁻x1 ही आया यहाँ पर, और दूसरे में y' k आ गया। अच्छा, ये e⁻x1 kx1 के इक्वल ये समझ में आ रहा है। तो यहाँ से अगर मैं इसमें रिप्लेस कर दूँ तो अपने पास कैसा सा आ रहा है कि kx, मैं ये कर रहा हूँ अभी कि m1 = m2 करने वाला हूँ ना। ये आपका m1 बोल दिया मैंने और ये आपका m2 बोल दिया भाई, है ना। सो इट मीन्स दिस e⁻x1 मस्ट बी इक्वल टू k, बट e⁻x1 kx1 के इक्वल भी है। तो kx1 = k, x1 तो 0 आ गया, सॉरी x1 1 आ गया, ठीक है। x1 1 आया, तो x1 अगर मैंने इसमें पॉइंट पुट किया तो यहाँ से y1 e आ गया। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो चलो आया 1, e आया अपने पास में। हमें क्या कैलकुलेट करना है, k कैलकुलेट करना है, किसी में पुट कर दो, सही है। सो किसी में पुट करोगे तो यहाँ समझो कि x1 की वैल्यू मैंने 1 डाली तो k = e आ गया, सो k = e, ठीक है। अब सेकंड वाले पे चलते हैं अपन, है ना। अब सेकंड वाला भी यार अब ठीक है, थोड़ा सा तुम्हें सोचना पड़ रहा होगा कि कहाँ किसको क्या पुट करना है। ऑफ कोर्स अपने को k चाहिए तो कोई न्यूमेरिकल आंसर आना चाहिए, है ना। तो k = e ऐसा पॉइंट है जिसमें दोनों कर्व टच, मतलब k की वैल्यू जब e होगी तभी दोनों कर्व टच करने वाले हैं, है ना।
सेकंड वाले को समझ लेते हैं, y इक्वल टू ln x, तो वही मैं बिल्कुल सेम तरीके से सोल्व करूंगा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अपना x1, y1 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से मैंने y डैश निकाला, दैट इज 1/x1 हो गया, मान लो ये m1 आ गया। दूसरे वाले में y डैश निकाला अपन ने, सो दैट इज 2kx1, ये m2 आ गया। तो एक कंडीशन तो m1 इक्वल टू m2 से आती है अपने पास में, क्या कि m1 इक्वल टू m2 होना चाहिए। सो इट मीन्स 1/x1 इक्वल टू 2kx1, और वी कैन से 2kx1 क्यूब इक्वल टू 1। एक रिलेशन तो ये आ गया। दूसरा रिलेशन, ये पॉइंट इन दोनों कर्व को सेटिस्फाई करना चाहिए, उसको भी देखते हैं अपन। तो अपन ने क्या किया, ln x1 इक्वल टू kx1 स्क्वायर हो गया, सही है। अब kx1 स्क्वायर, तो kx1 स्क्वायर इंटू x1 है अपने पास में यहाँ पर ना, अच्छा ये सॉरी x1 स्क्वायर ही आ रहा है यार ना। तो इस kx1 स्क्वायर को मैं क्या पुट कर सकता हूँ यहाँ पर, ln x1 पुट कर सकता हूँ। 2 को मैं डिवाइड में लेके आऊँगा, चलो लिख देता हूँ एक बार, 2 ln x1 इक्वल टू 1 और ln x1 इक्वल टू 1/2। तो x1 क्या आ गया, e⁻1/2 आ गया, x1 e⁻1/2 आ गया। इस x1 को कहीं भी पुट कर दो जिससे k निकल जाए, मान लो यहाँ पुट कर देता हूँ मैं, है ना। तो 2k, इसका स्क्वायर करोगे तो ये तो e आएगा इक्वल टू 1, तो k मस्ट बी 1/2e। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि अगर दो कर्व टच करते हैं एक दूसरे को तो वहाँ से वो कुछ k पे कंडीशन पूछ सकता है, ये उसका तरीका हो गया। क्लियर यहाँ तक। अब इन क्वेश्चंस में मैं एक नई बात और सिखाने वाला हूँ। सेम क्वेश्चंस में एक और कॉन्सेप्ट अपने को सीखना है, ठीक है ना। यहाँ तो इसने बोल दिया कि फाइंड के इफ द कर्व टच ईच अदर, तो मैंने k की वैल्यू पहले वाले के लिए क्या निकाली थी, e निकाली थी। k इक्वल टू क्या आया था अपने पास में, e, और इसमें k क्या निकल के आया तुम्हारा 1/2e, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन चेंज करने वाला हूँ थोड़ा सा, है ना। सेम ही क्वेश्चन है, चलो मैं दोबारा लिख देता हूँ। क्वेश्चन ऐसा है, मान लो अपने पास में, लाइक ग्राफिकली मैं एक मेथड सिखाने वाला हूँ। फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस फॉर, फर्स्ट पार्ट है लाइक y इक्वल टू e⁻x एंड y इक्वल टू kx, और सेकंड वही y इक्वल टू ln x एंड y इक्वल टू kx स्क्वायर डिपेंडिंग ऑन वैल्यूज ऑफ k। ये क्वेश्चन आ गया कि k की वैल्यूज के अकॉर्डिंग, कि k क्या क्या वैल्यू होना चाहिए उसके अकॉर्डिंग इन दोनों कर्व के नंबर ऑफ सॉल्यूशंस चाहिए अपने को। तो अब ध्यान दो, पहला क्वेश्चन मैं समझा रहा हूँ, दूसरा तुम्हें ट्राई करना है, अलग टाइप के क्वेश्चन है ना, उस तरीके से देखना है अपने को। तो फर्स्ट वाले को हमें एक कर्व दे रखा है y इक्वल टू e⁻x और एक दे रखा है y इक्वल टू kx। मैंने तुम्हें अगर याद हो एक बात समझाई थी कि अगर अपने को कर्व के मतलब दो कर्व हैं उनके सॉल्यूशंस चाहिए, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, तो इससे अपने को बेसिक आइडिया ये है कि जितनी जगह वो मेरे कर्व इंटरसेक्ट करेंगे उतने उसके सॉल्यूशन आने वाले हैं, यही पता है अपने को। तो मैं इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देख लेता हूँ कि कितनी जगह ये इंटरसेक्ट कर सकते हैं ना। तो ऐसा समझो कि अब ध्यान देना भैया ना, e⁻x तो फिक्स है, k इसमें आ रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग कंडीशंस वेरी करने वाली हैं। तो मैंने केस 1, केस फर्स्ट लिया, अब केस कैसे डिसाइड होगा वो भी मैं बताता हूँ। e⁻x का तो ग्राफ ऐसा आ गया, e⁻x का ग्राफ तो ऐसा आ गया, ठीक है। तो अगर मेरा k लेस देन 0 है, k लेस देन 0 से मतलब एक नेगेटिव स्लोप की लाइन है नेगेटिव स्लोप की लाइन है, तो वो लाइन ऐसे ओरिजिन से पास करने वाली है, तो ये इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। तो अगर k लेस देन 0 है तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने आने वाले हैं बताओ, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस 1 होंगे। ये भाई y इक्वल टू e⁻x का ग्राफ है। बात समझ में आ रही है कि अगर k लेस देन 0 हुआ तो इनका एक सॉल्यूशन आने वाला है, ठीक है। केस 2 ले लेता हूँ मैं कि अगर मेरा k 0 होता तो ये तो y इक्वल टू e⁻x हो गया, और जैसे k इक्वल टू 0 हुआ तो y इक्वल टू 0 टाइप का ग्राफ बनने वाला है। तो सेकंड ग्राफ तुम्हारा ये हो गया। तो अब इनके कितने आएंगे, इस केस में
नंबर ऑफ सॉल्यूशंस विल बी 0। अगर k 0 हो गया तो ये दोनों कर्व एक दूसरे को टच कर ही नहीं सकते, ना इंटरसेक्ट कर सकते। यहाँ तो बात समझ में आ रही है। केस 3 क्या आने वाला है? केस 3, अगर मेरा k 0 से बड़ा हो और e से छोटा हो, उस केस में क्या होने वाला है? अच्छा, e कहाँ से आया? e मेरे को पता है, मैंने निकाला होगा पहले, e पे टच करता है, ठीक है। तो ये तो ऐसे है, तो अब मुझे पता है e पे टच करेगा, तो उससे पहले तो ये लाइन कोई ऐसे कहीं भी चल रही होगी किसी भी स्लोप की, तो इसमें भी 0 सॉल्यूशन आने वाले हैं। केस 4, अगर k मेरा इक्वल टू e होता, अगर k अपना इक्वल टू e होता, तो k जैसे ही मेरा अगर इक्वल टू e हुआ, तो अब मुझे क्या समझ में आना चाहिए कि मेरा कर्व जो y इक्वल टू kx है वो इसको सिर्फ टच करेगा इस पॉइंट पे। तो अब अगेन नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने आएंगे इस केस में? 1 आएगा। और लास्ट केस अपना क्या बच गया कि अगर k ग्रेटर देन e होता, e से बड़ा होता। तो देखो अब ध्यान दो कि पहले ऐसा स्लोप था, फिर मैंने स्लोप को 0 किया, फिर मैं 1/e तक ले गया, सॉरी e तक, तो मेरा स्लोप चेंज होता जा रहा है, पहले ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर मैं जब एग्जैक्टली e लेके आया तो इसको टच करने लग गया। अब अगर मैं e से बढ़ाऊंगा तो मेरी लाइन का स्लोप थोड़ा इंक्रीज होगा, तो लाइन अब ऐसे निकलेगी कुछ, ठीक है। तो उस केस में क्या होने वाला है, ये मान लो मेरी लाइन अब इस टाइप की कुछ चलेगी ना, और ये तुम्हारा e⁻x का ग्राफ जाएगा, तो ये इसको दो जगह इंटरसेक्ट करेगी। थोड़ा सा ग्राफ दोबारा बनाता हूं, ऐसे समझो कि ये तो आपका दोबारा नहीं, तीसरी बार, ठीक है। ये तो e⁻x का ग्राफ हो गया, सही है, और ये तुम्हारी लाइन हो गई इस टाइप से। तो मुझे पता है कि इन दी एंड तो e⁻x ऊपर जाने वाला है। इस केस में भाई स्ट्रेट लाइन तो इसके नीचे ही रह जाएगी, दो जगह जरूर इंटरसेक्ट करेगी, चाहे k कितना ही हो, ठीक है ना, लेकिन फाइनली तो e⁻x ऊपर जाएगा। तो इस केस में 2 सॉल्यूशंस आने वाले हैं। तो ये ग्राफ का इंटरप्रिटेशन है कि अगर अपने को ये पता लग जाए कि किस वैल्यू पे टच होने वाला है, उसके बाद फिर अपन कंडीशंस बनाएंगे और ऐसे ऐसे कुछ ग्राफ बनने वाले हैं। इस सेकंड वाले को तुम्हें ट्राई करना है और मेरे को व्हाट्सएप पे भेजना है इसी मेथड से। देखते हैं कैसे करते हो, फिर मैं इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लूँगा, ठीक है। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और अपन देख लेते हैं, फिर अपन आज का लेक्चर फिनिश करेंगे। और अभी तक एज सच कुछ बहुत हार्ड चीज़ें नहीं पढ़ी अपन ने, हाँ नई नई बातें ज़रूर सीखी हैं कि आइसोगोनल, ऑर्थोगोनल या दो कर्व टच करते हैं तो क्या कंडीशंस अपने को लगानी होती हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स ही कर रहे हैं अपन मोर ओवर। हाँ, ये एक अलग पैटर्न आया कि डिपेंडिंग ऑन वैल्यूज ऑफ के नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कैन वेरी। तो इस सेकंड वाले को तुम एक बार ट्राई करना और वहाँ से अपन देखेंगे कि कैसे कर सकते हैं। अब नेक्स्ट और एक कॉन्सेप्ट है, उसमें और हेडिंग डालो कि लाइक इम्पोर्टेंट लेंथ। ठीक है, अब ये इम्पोर्टेंट लेंथ्स और अपने को देखनी है। अब इम्पोर्टेंट लेंथ क्या है, अपने पास में 4 टाइप की लेंथ आने वाली है भाई, ठीक है ना। लेंथ ऑफ टेंजेंट, ये कहीं कहीं 11th में भी एक आध बार आया था तुम्हारे कि लेंथ ऑफ सब टेंजेंट क्या होती है सर, लेंथ ऑफ नॉर्मल क्या होती है ना। तो अपन अब 11th वाले जब सिलेबस किया था अपन ने, अब अपन इनको सीखने वाले हैं एग्जैक्टली लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो 4 टर्म क्या आने वाली है अपने पास में, लाइक लेंथ ऑफ टेंजेंट जिसको मैं LT से डिनोट करूंगा, लेंथ ऑफ नॉर्मल दैट इज LN, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट दैट इज इस टाइप से है ना, और एक सब नॉर्मल होता है। ये 4 और इंपॉर्टेंट लेंथ होती हैं जो अपने काम आती हैं। डायरेक्टली पूछेगा तो मैं बताएगा नहीं कि व्हाट इज लेंथ ऑफ टेंजेंट या व्हाट इज लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, सिलेबस का पार्ट है, ढंग से समझना है, ठीक है ना। तो अब मैं इसको डिफाइन करने वाला हूँ। तुम ऐसे समझो कि ये इस टाइप से कोई कर्व है अपने पास ना, और मैंने ऐसे कोई टेंजेंट ली इसकी, ये आपका कोई कर्व है y = fx, ठीक है। इस पे ये कोई पॉइंट है P,
x1 कॉमा y1। सही है, ये P पॉइंट कोई x1 कॉमा y1 अपने पास में। अब यहाँ से मैंने ऐसे परपेंडिकुलर डाला, ठीक है, और एक इसी पॉइंट पर नॉर्मल भी लिया। ये x एक्सिस है भाई ना, ये x एक्सिस है। तो मान लो ये P है, इसको मैंने T बोल दिया, इसको मैंने कुछ M बोल दिया, इसको मैंने कुछ N बोल दिया। ऑफ कोर्स ये टेंजेंट तुम्हारे पास में, इसको अपन ने थीटा बोल दिया होगा। स्लोप तो यहीं से आने वाला है, स्लोप तो जो टेंजेंट का dy/dx वो यही है ना, सही है। अब अपने को समझना क्या है इसके अंदर कि व्हाट इज एग्जैक्टली लेंथ ऑफ टेंजेंट, है ना। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट का मतलब है लेंथ ऑफ TP। ये जो TP वाली लेंथ होती है, x एक्सिस पे जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वहां से इस पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, तो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी से इस पॉइंट की जो लेंथ है दैट इज लेंथ ऑफ टेंजेंट, ठीक है। लेंथ ऑफ नॉर्मल क्या होती है, दैट इज लेंथ ऑफ PN, जो PN की लेंथ आने वाली है कि जो नॉर्मल उस कर्व से जहाँ x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है वो लेंथ ऑफ नॉर्मल है। अब ये MN और TM दो पार्ट हो गए, तो लेंथ ऑफ सब टेंजेंट का मतलब है लेंथ ऑफ TM और इसका मतलब है लेंथ ऑफ MN। तो ये वाली जो लेंथ है ना आपके पास में कि ये तो सब नॉर्मल वाली है, ठीक है ना। ये जो लेंथ है ये सब टेंजेंट वाली है, ये जो लेंथ है ये आपकी नॉर्मल वाली है ना, और ये जो लेंथ है ये आपकी टेंजेंट वाली लेंथ है। कोई भी कर्व है, किसी भी टाइप का कर्व है, उसकी टेंजेंट, अब हो सकता है कई बार टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलली आ रही हो, तो उस केस में कैसे डिफाइन करेंगे सब समझ में आ जाएगा, अपने आप तुम निकाल लोगे रिजल्ट, ठीक है। अभी तो अपने को सीखना है, मैंने तो किसी जनरल कर्व के लिए बना लिया ऐसा, सही है। अब सिंपल अपने को ट्राइंगल रूल लगाने, अपने को लेंथ ऑफ टेंजेंट चाहिए। ये पॉइंट P x1 y1 इस कर्व पे सेटिस्फाई करता है, ठीक है। अब एक बात बताओ कि अगर ये पॉइंट है, ये मैंने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है भैया ना, तो ये लेंथ तो तुम बता सकते हो ना, ये तो y कोऑर्डिनेट के इक्वल ही है, तो ये तो y1 ही हो गया, ये तो y1 हो गया, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब अपन आते हैं कि इस लेंथ के लिए मैं क्या लगाऊं फॉर्मूला। तो सिंपल अपन इसमें क्या लगा देते हैं कि अगर ये थीटा है अपने पास में, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, या हाइपोटेनस हो गया। तो अब यहाँ ध्यान दो भैया ना, मैं अगर साइन थीटा की बात करूं तो साइन थीटा क्या आने वाला है बताओ, दैट विल बी y1 अपॉन लाइक PT, ठीक है। तो यहां से ये जो PT आया, ये क्या आया, y1 कोसेक थीटा आया, तो PT क्या आएगा, y1 कोसेक थीटा। अब हमें पता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। अब मॉड लगा दिया मैंने लेंथ के लिए, इसको रूट में लिख दिया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा आया, तो इसको मैंने 1 प्लस 1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा भी लिख दिया। टेन स्क्वायर थीटा तो m होता है, बस अब ये हो गया तुम्हारे पास में। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या आ गई, y1 अपॉन m अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर। यहाँ मैं बता देता हूँ कि जो टेन थीटा है वही dy/dx है x1 y1 पर, और वही तुम्हारा m है जो m में यूज करने वाला हूँ, सही है ना। ये जो टेन थीटा यही टेंजेंट का स्लोप है, यही इस टेंजेंट का इस कर्व पे स्लोप है। तो ये लेंथ ऑफ टेंजेंट हो गई, बड़ी सिंपल तरीके से मैंने निकाल ली है। ये अपने को याद रखनी है कि लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या है, मॉड वाइज है ना, क्योंकि लेंथ है पॉजिटिव होनी चाहिए। y1 अपॉन m स्लोप है, अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर। अभी मैंने बता भी दिया m क्या है, टेन थीटा dy/dx ऑफ, और तुम ये भी लिख सकते हो कि f'(x1) है, ये लिख लेना भाई ना, कन्फ्यूजन ना रहे अपने को कि हम m कैसे कैलकुलेट करने वाले हैं। तो मैं उस कर्व को डिफ्रेंशिएट कर दूंगा उस पॉइंट पे, और उस पॉइंट को पुट कर दिया, तो वहां से जो वैल्यू आई वही है m अपना, ठीक है। अब मैं बाकी के डेरिवेशन तो नहीं करा रहा हूँ, फॉर्मूले लिखा रहा हूँ डायरेक्ट, अपने को रिजल्ट याद रखने हैं, निकाल लोगे तुम सिंपल, है ना। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट हो गया, देन लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, तो वो सिंपल y1 अपॉन m होती है, यानी इसको भूल जाओ रूट 1 प्लस m स्क्वायर को। इसी टाइप से लेंथ ऑफ नॉर्मल होता है, दैट इज y1 रूट 1 प्लस m स्क्वायर होता है, और लेंथ ऑफ सब नॉर्मल दैट इज y1 इंटू m होता है। ये चार इंपॉर्टेंट लेंथ हैं अपने पास में, आगे चैप्टर में काम भी आएंगी, है ना। जब डिफरेंशियल इक्वेशन वगैरह अपन नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे आगे चल के ना, वहाँ वो डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछेगा तुमसे ना। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट सब नॉर्मल कॉन्सेप्ट मैंने तुम्हें समझा दिया है कि कैसे कैलकुलेट करनी है।
अब तुम अपने आप कैलकुलेट करना कि अगर मेरी ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गई तो उस केस में स्लोप क्या होगा, स्लोप 0 हो जाएगा। तो फिर ये वैल्यूज क्या निकल के आने वाली है, क्लियर है। और वो तुमसे ऐसा पूछेगा भी नहीं, लेकिन अगर कहीं लिमिटिंग वैल्यू पूछ भी लेता है तो अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बस ठीक है, आज के लिए तो इतना ही सफिशिएंट है। ये लेंथ याद रखनी है, पूछी जाएंगी। बाकी अपना इनसे रिलेटेड मैं क्वेश्चंस भी कराऊंगा, लेकिन आई होप सफिशिएंट है वैसे तो। ठीक है, ट्राई करना जो भी अपने डीबीपी सीट में अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। बाकी मैं जरूर कराऊंगा इनसे रिलेटेड क्वेश्चन, वो अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके।